नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। तो जैसा कि देखिए, जो बच्चे CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे एमकॉम के लिए, जो बच्चे CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में एमकॉम के लिए अपीयर होंगे, उनका देखिए एग्ज़ाम 2 सितंबर 2022 को है। क्लियर? तो ओवरऑल देखिए 20-21 दिन आपके पास बचा है। तो देखिए उन्हीं बच्चों के लिए मैंने एक इनिशिएट लिया हुआ है कि 1 डे 1 यूनिट, यानी कि एक दिन में हम लोग 1 यूनिट टोटल MCQs के माध्यम से फिनिश कर लेंगे। क्लियर? ताकि सारे बच्चों का, जो बच्चे एमकॉम के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे, उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो सके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डेली के डेली एक यूनिट के करा दिया करूँगा, ताकि बच्चों का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और इसी के साथ ही साथ देखिए, जो जनरल टेस्ट की क्लासेस होगी वो भी मैं ले लिया करूँगा डेली का डेली, ताकि बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके और बच्चे CUET के लिए क्वालिफाई कर सके। टोटल 66 यूनिवर्सिटीज़ है और मैं चाह रहा हूँ जो बच्चे जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में उनका हो जाए। क्लियर? तो इसीलिए उसी के प्रयास में देखिए मैंने एक 1 डे 1 यूनिट इनिशिएट शुरू किया है, जिससे बच्चों का पूरा यूनिट भी कवर हो सके। और जैसे यूनिट कवर हो जाए तो 2-3 मैराथन की पूरे सब्जेक्ट्स की एक मैं टेस्ट ले लिया करूँगा, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन पूरा अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक? तो आज उसी से संबंधित देखिए हमारा बिजनेस लॉ यूनिट का क्वेश्चन है, पूरे के पूरे MCQs, टॉप 100 MCQs हैं। आज हम लोग बिजनेस लॉ पूरा का पूरा एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। क्लियर? तो ये देखिए आपका एमकॉम के लिए बच्चों के लिए है इंपॉर्टेंट, और 2 सितंबर ये हमारा टारगेट है। ठीक? तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने बिजनेस लॉ की क्लासेस शुरू करते हैं। क्लियर? हमारे चैनल पर जैसा कि देखिए अब ज्वाइन बटन भी एक्टिवेट हो गया है। ठीक? तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन बटन पे, मतलब हमारे चैनल को ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। और देखिए थैंक्स बटन ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक्टिवेटेड है, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो थैंक्स जरूर सेंड किया करिए। ओके? और ज्वाइन जरूर करिए हमारे चैनल्स को, ताकि हम लोग के चैनल को भी सपोर्ट मिल सके और हमारा चैनल भी ग्रो कर सके, ताकि मैं हमेशा कुछ नया आप लोगों के लिए ला सकूँ। क्लियर? तो इसीलिए चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, और अब वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ थैंक्स जरूर सेंड किया करें। ओके? तो चलिए अब हम लोग आज की अपनी बिजनेस लॉ की क्लासेस शुरू करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा बिजनेस लॉ का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था आपका? 15 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1872 या 15 अक्टूबर 1872। तो याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका आया था वो आया था 1 सितंबर 1872। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ पे लागू हुआ था? होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, या नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ था वो आपका पूरे भारत में लागू हुआ था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एटलीस्ट, यानी कि देखिए एक एग्रीमेंट जो होता है, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है कितने लोगों के बीच में? 4 पार्टीज, 6 पार्टीज, 3 पार्टीज या 2 पार्टीज। तो देखिए जो आपका एग्रीमेंट होता है वो 2 लोगों के बीच में कम से कम होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is A or N, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर या एक्सेप्टेंस? तो जल्दी बताइए। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये देखिए आपका जो कहलाता है वो कहलाता है आपका एग्रीमेंट। ओके? और यही जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Contract is defined as an agreement enforceable by law, wide section of the Indian Contract Act. ठीक? सेक्शन 2E, सेक्शन 2F, सेक्शन 2H या सेक्शन 2I। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट आपका डिफाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये आपका सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको ये बताना है। आर मेड बाय फ्री कंसेंट, आर मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों के तीनों एलिमेंट होने चाहिए, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स rights and obligation of the parties to it, obligation of the parties to it, mutual understanding between the parties to it, या mutual lawful rights and obligation of the parties to it। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो म्यूचुअल लॉफुल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेट करता है टू द पार्टीज, तो इसीलिए इसका आंसर डी करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इन एग्रीमेंट ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर, यानी कि एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जो डोमेस्टिक नेचर का है आपका। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज टू बी प्रूव्ड to the satisfaction of the court, presumed to exist, required to the extent of consideration, या not relevant at all। तो देखिए जो आपका ऐसा एग्रीमेंट हो जो आपका प्योरली डोमेस्टिक नेचर का हो, क्लियर, तो ये देखिए आपको कोर्ट पे इसको प्रूव करना पड़ेगा ताकि कोर्ट इसको सेटिस्फाई हो सके, तो इसीलिए इसका आंसर देखिए बनेगा ए, टू बी प्रूव्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपसे, डैश इज फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉ द्वारा फॉरबिडन होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जो आपका लॉ द्वारा फॉरबिडन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, मतलब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, यानी कि अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर को मारने के लिए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, या अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का। तो देखिए यहाँ पे ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से, किस लिए भैया, अपने कॉम्पिटिटर को मारने के लिए। तो ये इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन सा लीगल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखिए मैंने अभी जस्ट ऊपर आप लोग को बताया कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं, ये देखिए गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि देखिए आपके जितने एग्रीमेंट होते हैं वो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने, समझ रहे हैं, लेकिन जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जरूर एग्रीमेंट बनते हैं, तो यही देखिए इनकरेक्ट है। ओके, और थर्ड देखिए लिखा था अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिसी, यानी कि जो एक्सेप्टेड होता है वो प्रोमिसी बन जाता है, तो ये भी करेक्ट है। और एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर देन इज एग्रीमेंट। अभी ये क्वेश्चन देखिए ऊपर भी देखे थे हम लोग, तो ये सेक्शन 2 ही है, ये सेक्शन 2 नहीं है, सेक्शन 2B है, और ये सेक्शन 2H है, याद रखिएगा। ठीक, इसका आंसर बी बनेगा। क्यों, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज मेड बाय वर्ड रिटन, यानी कि इसमें से कौन सा चीज रिटन द्वारा, मतलब रिटन फॉर्म्ड होता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टिक कॉन्ट्रैक्ट, या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जो रिटन में हो, ठीक, वो आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखिएगा, जो रिटन में होता है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन इज, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिसका मतलब देखिए जो है वो अनसर्टन है, फिक्स नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो किस टाइप का एग्रीमेंट बनेगा। वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, या इलीगल। तो देखिए ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टन हो, तो ऐसे एग्रीमेंट आपके वॉइड होते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज प्रिजम्पशन ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, यानी कि पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कौन सा रेज करता है इन चारों में से। पेरेंट एंड चाइल्ड, रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिपल, गार्डियन एंड वार्ड, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए सारे ऑप्शन एक तरह से, और ये सब का सब देखिए रिलेशंस रेज कर रहा है प्रिजम्पशन पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर के रूप में, तो ये सब का सब देखिए आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। सो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू माइनर एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई सी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो इन चारों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट गलत हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहला एन एग्रीमेंट विथ और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, अ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉल्स पूछा है। ठीक। The contract involving a minor as a beneficiary may be enforced at the options of the third party, या a minor can ratify a contract on attaining majority। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा कि अगर किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो इन तीनों में से कौन सा पॉइंट गलत सिद्ध होगा। तो ये देखिए सी वाला पॉइंट एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अ माइनर एज अ बेनिफिशियरी मे बी इन्फोर्स्ड एट द ऑप्शंस ऑफ द थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी को क्यों इन्फोर्स करेगा तब, इसीलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम, यानी कि एटीएम से आप पैसे निकालना है। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल्स एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट या अनफुल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ देखिए कार्य किया जा रहा है। ठीक। तो जहाँ पे भी कार्य होता है मतलब कार्य करके दिखाया जाता है तो वो आपका एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कह रहा है। डैश इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए इसमें से आंसर क्या होगा कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो देखिए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सिर्फ एक पार्टी के द्वारा किया जाता है और वही देखिए अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करता है और ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करता है। तो ये देखिए जहां पे भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट देखिए आपका दो लोगों के बीच में होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज A/N ऑफर, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस या ट्रांजेक्शन। तो इसका आंसर देखिए अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया कि जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। A और N डैश इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये क्या कहलाता है आपका, अभी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने किया है। ऑफर, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस या ट्रांजेक्शंस। तो इसका आंसर देखिए बनेगा एग्रीमेंट, कि एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और यही जैसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो ये आपका एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज डैश। तो देखिए अभी मैंने आप बताया आपको जब भी कोई एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, ठीक, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। द डेफिनेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी कि यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है कि एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। डॉक्टर अंबेडकर, पोलॉक, सैलमंड्स या एंडी कपूर। तो ये देखिए ये डेफिनेशन जो दी गई है वो सैलमंड्स के द्वारा दी गई है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अब क्या कह रहा है आपसे। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, अ चाइल्ड ऑफ रिलीजन, अ चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स या चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये देखिए आपका कमर्शियल डीलिंग से रिलेट करेगा, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए। 2 पार्टीज, 3 पार्टीज, 4 पार्टीज या 5 पार्टीज। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड करने के लिए मिनिमम 2 लोगों का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और जो ड्यूटीज होती है वो किसके द्वारा क्रिएट की जाती है। स्टेट, स्टैट्यूट, पार्टीज या कस्टम्स और यूजेस। तो देखिए जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं और ड्यूटीज होती है वो पार्टीज द्वारा ही निर्धारित की जाती है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी के बीच में ही निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अब। एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय द सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि एग्रीमेंट किस सेक्शंस में डिफाइन
किया गया है वो आपको बताना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, सेक्शन 2 सबसेक्शन जी या सेक्शन 2 सबसेक्शन आई। तो देखिए एग्रीमेंट जो आपका डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन इज इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा आपका क्या बोलते हैं लेबर लेजिस्लेशन है, ठीक, जो सिर्फ आपका सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो बताइए, जिसको ESI आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशंस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय द, याद रखिएगा बार बार कह रहा हूं, ओनली बाय द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी। तो ये देखिए जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है ESI, यही आपका क्या बोलते हैं सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी द्वारा इम्प्लाई होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही सिर्फ इसको अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अब आपसे क्या कह रहे हैं। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 the act is applicable to non-seasonal factories employing dash persons, okay? यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के तहत कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं तहत ऐसा कौन सा आपका अधिनियम है, ठीक, एक्ट इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज, जो देखिए नॉन सीजनल फैक्ट्री यानी कि गैर मौसमी कारखानों पर लागू होते हैं, जिसमें कम से कम कितने पर्सन्स कार्यरत हों, 10, 25, 20 या 5। तो याद रखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 जो एक्ट है आपका, वो आपका देखिए अप्लाई होता है किस पे, नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। सबसे पहली बात देखिए आपसे डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 एक्ट किस पे अप्लाई होता है। तो देखिए नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है, जिसमें कम से कम कितने पर्सन्स काम करने चाहिए, 10 और मोर, 25 और मोर, 20 और मोर या 5 और मोर। तो याद रखिएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 जो आपका नॉन सीजनल फैक्ट्रीज यानी कि गैर मौसमी कारखानों पर लागू होता है, उसमें कम से कम 10 पर्सन्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1976, 1961, 1923 या 1948। तो 1976 में देखिए आपका एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1961 में आप सब जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, यानी कि ग्रेचुटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1961, 1923, 1972 या 1976। तो देखिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आपका 1972 में आया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, यानी कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, यानी कि अगर कोई महिला जो कार्यरत है किसी भी फर्म में या सरकारी संस्था में, ठीक, और वह गर्भावस्था में, तो उनको देखिए क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी दी जाती है। तो ये जो छुट्टी का अधिनियम है ये कब लागू किया गया था, 6 महीने की देखिए छुट्टी प्रोवाइड की जाती है, 1961 में, 1923 में, 1976 में या 1948 में। तो देखिए जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो आपका 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटीज स्कीम, यानी कि सोशल सिक्योरिटीज स्कीम के अंतर्गत कौन सी बेनिफिट को कवर किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कंपनसेशन फैसिलिटीज या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत यह तीनों के तीनों बेनिफिट्स कंसीडर किए जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। मेकिंग पीस विथ एम्प्लॉयज बाय फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस इज द एसेंस ऑफ द, यानी कि अपने कर्मचारियों के साथ शांति बनाए रखने के लिए उनकी जितनी नीड्स होती है उस नीड को बिना किसी रेजिस्टेंस के पूरी कर दी जाती है,
तो ये किस थ्योरी के अंतर्गत होता है? अपीसमेंट थ्योरी, पॉलिसिंग थ्योरी, बेनिवोलेंस थ्योरी या रिलीजियस थ्योरी। क्लियर? तो यानी कि आपको क्वेश्चन का आंसर करना है इसमें कि ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं थ्योरी है इन चारों में से जो आपका क्या बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शांति बनाए रखने, पीस बनाए रखने में हेल्पफुल होती है, उनकी नीड्स को पूरी करके, याद रखिएगा जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स को पूरी करके फॉर्म में शांति बनाए रखने की थ्योरी पर वो काम करता है। तो ये देखिए आपका अपीसमेंट थ्योरी इस पर काम करता है कि फॉर्म में शांति भी बनी रहे, फॉर्म के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स भी पूरी हो सके और फॉर्म अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? The age of dependent for obtaining dependents benefit under the Employees State Insurance Act has now been enhanced from 18 years to what years? तो यानी कि आपसे सवाल कर रहा है कि the age of dependent for obtaining dependents benefit under ESI Act। तो अब ये देखिए इसकी उम्र पहले 18 साल थी, अब इस 18 साल को बढ़ाकर कितना साल कर दिया गया ताकि आपको ईएसआई के तहत जो अगर आप डिपेंडेंट बेनिफिट्स हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकेगा। तो ये देखिए पहले 18 साल इसकी उम्र थी, अब इसकी उम्र को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, एम्प्लॉयज़, एक सेकेंड, एम्प्लॉयज़ हु आर गेटिंग अ डेली एवरेज वेजेस अप टू डैश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय शेयर्स ऑफ ESI कंट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के तहत वो एग्जेम्प्ट हो, यानी कि एम्प्लॉय का डेली वेजेस का, डेली एवरेज वेजेस का कितना अमाउंट हम लोग कंट्रीब्यूट करें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में ताकि वह अमाउंट एग्जेम्प्ट हो, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस कितना है एम्प्लॉय के डेली वेजेस का, डेली एवरेज वेजेस का, जिसको हम लोग ESI में कंट्रीब्यूट करें तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 137 रुपीज़, 384 रुपीज़, 420 रुपीज़ या 650 रुपीज़। तो देखिए एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए ये ESI स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है और इसमें देखिए एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन, जो डेली वेजेस का कंट्रीब्यूशन होता है वो अगर 137 रुपये तक है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है। याद रखिएगा 137 रुपये तक टोटली एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय का बस कंट्रीब्यूशन। अभी आगे एम्प्लॉयर का भी आएगा तो वहाँ से मैं आप लोग को एम्प्लॉयर का भी बता दूंगा। तो फिलहाल याद रखिएगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ESI स्कीम में 137 रुपये तक एग्जेम्प्ट होता है और ये याद रखिएगा डेली एवरेज वेजेस पे होना चाहिए, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली ये सब नहीं, डेली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है द एम्प्लॉयज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर ESI एक्ट, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में एम्प्लॉयज़ का कितना शेयर होता है, कितने परसेंट शेयर होता है? 8.33%, 0.75%, 12% या 3.25%। तो जल्दी से आंसर करिए कि क्या बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में एम्प्लॉय का कितना परसेंट शेयर्स होता है? तो एम्प्लॉय का देखिए जो शेयर्स होता है वो 0.75% होता है और जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है, याद रखिएगा जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो आपका क्या बोलते हैं 3.25% होता है। ठीक, ये कब से हमारे देश में लागू हुआ ये वाला नया नियम, ये याद रखिएगा, ये इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2019 को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर ESI एक्ट 1948, ठीक, medical treatment is now available to persons under voluntary retirement schemes also। ट्रू, फॉल्स, पार्टली ट्रू या द एक्ट इज साइलेंट। यानी कि जो देखिए आपका ESI में जो अमेंडमेंट हुआ था 1948 में, ठीक, तो उसके हिसाब से जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपका अवेलेबल कराया जाएगा ऐसे पर्सन्स को जिसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रखा है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या एक्ट इज साइलेंट? तो देखिए ये एक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि अगर कोई पर्सन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रखा है तो उसको मेडिकल बेनिफिट जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी अंडर द ESI एक्ट 1948। 37 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग legislation in India is governed by a tripartite organization consisting of representatives
ऑफ लेबर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट। ओके, यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा आपका विधान लेजिस्लेशंस बना है जो लेबर, फिर मैनेजमेंट प्रबंध और गवर्नमेंट सरकार तीनों के प्रतिनिधित्व द्वारा मिलकर, मतलब तीनों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा मिलकर त्रिपक्षीय, मतलब देखिए ट्री पार्टीज संगठन द्वारा, हाँ ट्री पार्टी संगठन द्वारा शासित होता है। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो आपका क्या बोलते हैं, जिसमें तीन पार्टी होती है, लेबर, एक मैनेजमेंट और एक गवर्नमेंट, तीनों के प्रतिनिधित्व तो उसमें होते हैं और वो क्या बोलते हैं वो उनके त्रिस्तरीय संगठन द्वारा शासित होता है। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ईएसआई एक्ट या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो याद रखिएगा ईएसआई एक्ट में लेबर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट तीनों के एक एक प्रतिनिधित्व होते हैं और वह तीनों देखिए उस ऑर्गेनाइजेशंस के संगठन्स में मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी कि यहाँ त्रिस्तरीय संविदा यहीं पे होती है ईएसआई एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, What is the wage limit for employees to be covered under the Employees State Insurance Act as per the latest amendment? यानी कि लेटेस्ट अमेंडमेंट के द्वारा जो आपका ईएसआई में लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया है उसके द्वारा आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस की लिमिट कितनी होनी चाहिए। क्लियर, 25,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ या 20,000 पर मंथ। तो ये याद रखिएगा 15,000 रुपये पर मंथ उनकी वेजेस की लिमिट होनी चाहिए जो आपका ईएसआई एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है। नेक्स्ट आपसे देखिए कह रहा है एम्प्लॉय शेयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई एक्ट। अभी देखिए जस्ट ऊपर बताया मैंने कि एम्प्लॉय का देखिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, एम्प्लॉय नहीं एक्चुअली यहाँ एम्प्लॉयर होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ एम्प्लॉयर होना चाहिए। एम्प्लॉय का तो ऊपर देखिए मैंने आपको बता दिया था 0.75%, एम्प्लॉयर से ये ठीक। तो याद रखिएगा एम्प्लॉय का आपका 0.75 होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एक्सटेंड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑल्सो। ओके, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट या एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट। तो इन चारों एक्ट में से ऐसा कौन सा एक्ट है जो आपका कर्मचारी के रिटायर होने के बावजूद उनको मिलता रहता है, मतलब उस एक्ट के थ्रू उनको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत उनको बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, पीएफ प्रोविडेंट फंड एक्ट इज एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 हैजर्ड इंडस्ट्रीज लिस्ट, स्केड्यूल 9 या स्केड्यूल 1। तो जल्दी से इसका आंसर करिए कि पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट जो होता है वो किस टाइप मतलब का वो आपका क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन, यानी कि पीएफ देखिए एक्ट जो आपका अप्लाई होता है ठीक। तो किस टाइप के इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है वह उसके बारे में किस जगह पे आपका जो डिटेल्ड है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, पीएफ एक्ट इज एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 2 हैजर्ड इंडस्ट्रीज लिस्ट, स्केड्यूल 9 या स्केड्यूल 1। यानी कि देखिए जो आपका पीएफ अधिनियम है यानी कि प्रोविडेंट फंड अधिनियम है या आपका क्या बोलते हैं किसी भी उद्योग में लगे प्रतिष्ठान पर लागू होता है, यह किस स्केड्यूल में मेंशन्ड है। क्लियर, तो स्केड्यूल 2 में मेंशन्ड है या हैजर्ड इंडस्ट्रीज लिस्ट में मेंशन्ड है या स्केड्यूल 9 में मेंशन्ड है या आपका स्केड्यूल 1 में मेंशन है। तो ये याद रखिएगा पीएफ एक्ट आपका स्केड्यूल 1 में मेंशन्ड है। तो स्केड्यूल 1 में जितने भी कंपनीज या फर्म या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो जितने भी उसमें मेंशन है उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे आपका पीएफ एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम डैश पर्सन्स मस्ट बी एम्प्लॉयड इन एज एस्टेब्लिशमेंट फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पीएफ एक्ट, यानी कि किसी भी संस्था में कम से कम कितने कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए
जिसकी वजह से वहां पे पीएफ एक्ट लागू हो सके। यानी कि पीएफ एक्ट लागू होने के लिए कम से कम किसी संस्था में कितने कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए? 15, 20, 35 या 25। तो 20 कर्मचारी मिनिमम कार्यरत होने चाहिए, तब वहां पे पीएफ एक्ट लागू हो जाएगा। क्लियर? उसके पहले वो वॉलेंट्री रहेगा, कंपल्सरी नहीं होगा। सेक्शन 43 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, माफ करिएगा, सेक्शन 43 ने क्वेश्चन 43 है। तो द टर्म एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द पीएफ एक्ट? यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पीएफ एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2D या सेक्शन 2E? तो याद रखिएगा जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है यह आपका पीएफ एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन A में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है। According to section 2 subsection A, which is the appropriate government for a mine in a given state? Okay, state government, central government, both A and B या none of these? तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन A जो आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक, या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। यानी कि याद रखिएगा appropriate government is directly related to the central government, जिसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन A में दिया हुआ है। 45 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन AA ऑफ द पीएफ एक्ट डिफाइंस द टर्म बेसिक वेजेस, ऑथराइज्ड ऑफिसर, गवर्नमेंट या नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन AA ऑफ द पीएफ एक्ट जो होता है वो डिफाइन करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स? यानी कि देखिए जो डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है क्या वह एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, वो आपको बताना है। तो ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, नन ऑफ दीज? तो देखिए डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होता है वो एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू बनेगा। 47 देखिए आपसे क्या कह रहा है आप। The term basic wages is defined in which section of the Provident Fund Act? यानी कि बेसिक वेजेस जो आपका डिफाइन किया गया है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2G, सेक्शन 2D या सेक्शन 2B? तो याद रखिएगा आपका जो वेजेस का बेसिक वेजेस जो डिफाइन किया गया है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन B में डिफाइन किया गया है। और ये देखिए प्रोविडेंट फंड एक्ट बार बार आ रहा है, ये भी देखिए कितने बच्चों को शायद नहीं पता होगा तो बता दे रहा हूँ। जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है, सॉरी अकाउंट लिख दिया, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है वो आपका 1925 है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। बोनस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक वेजेस एज डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन इन द पीएफ एक्ट? यानी कि बोनस देखिए आपका बेसिक वेजेस का हिस्सा है, पार्ट है, यह डिफाइन किया गया है प्रोविडेंट फंड एक्ट में। तो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या नन ऑफ दीज? तो ये देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जो बोनस होता है वो बेसिक वेजेस का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन D ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट डिफाइंस डैश? यानी कि प्रोविडेंट फंड एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन D किसको डिफाइन करता है आपको बताना है। हैजर्ड प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट या कंट्रोल्ड इंडस्ट्री? तो याद रखिएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन D आपका कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज को डिफाइन करता है। 50 देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। द चेयरमैन and member of central board constituted under employees provident fund are appointed by? यानी कि देखिए जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक, और मेंबर्स जो होते हैं सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड के, तो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या नन ऑफ द एबव? तो जल्दी से इसका आंसर करिए। आप लोग बताइए कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के जो चेयरमैन होते हैं और उसके जो मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो याद रखिएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द कंट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, याद रखिएगा एम्प्लॉयर
टू द प्रोविडेंट फंड शैल बी, यानी कि प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का शेयर्स कितना होना चाहिए, 5%, 7%, 12%, 10%। तो जल्दी बताइए, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। एन एम्प्लॉयर ठीक, हु contravenes or makes default in complying with the provision of section 6 of this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to dash years। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर क्या बोलते हैं सेक्शन 6 के प्रोविजंस को कंप्लाइंग करने में कोई चूक करता है, डिफ़ॉल्ट कोई चूक करता है, तो उसकी सज़ा जो होती है, देखिए जो उसको कारावास हो सकता है, इम्प्रिजमेंट जेल कारावास जो हो सकता है, उसको कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखिएगा मिनिमम 1 साल तक की सज़ा होती है, जिसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पूछा था कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये याद रखिएगा 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आपसे क्या कह रहा है। दिस एक्ट shall not apply to any establishment registered under the कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये याद रखिएगा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट क्या होता है, तो वो 1912 है। तो 2 of 1912 एम्प्लॉइंग लेस देन 10 persons एंड वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 है, यह आपका लागू नहीं होगा उस जगह पर जहाँ पर कम से कम कितने कर्मचारी कार्य करते हों और वहाँ पे देखिए पावर ऑफ लैक हो, मतलब कि बिना बिजली की सहायता से कार्य किया जा सके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 किस फॉर्म पे लागू नहीं होगा, जहाँ पे याद रखिएगा 50% से कम के लोग कार्य कर रहे हों और वहाँ पे बिना बिजली की सहायता से कार्य किया जा रहा हो, वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ डैश क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, म्यूसिफ कोर्ट या हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कोर्ट। इसके तहत मतलब इस अधिनियम के तहत आपका जो सबसे निचला कोर्ट होगा ठीक, वह कभी भी आपका क्या बोलते हैं इससे नीचे की कोई भी कानूनी कार्रवाई को सुनवाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। अंडर दिस एक्ट इंश्योरेंस फंड मीन्स, यानी कि इंश्योरेंस फंड मीन्स का इस एक्ट के तहत क्या बोलते हैं मतलब है। एम्प्लॉयज़ ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम या मेडिकल इंश्योरेंस फंड। तो याद रखिएगा इस एक्ट के हिसाब से आपका इंश्योरेंस फंड का जो मतलब बनेगा वो बनेगा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द सीलिंग फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड, वो ऊपर देखिए जितने भी आपके अंडर दिस एक्ट देख रहे थे ना, वो सब आपके पीएफ एक्ट के तहत ही हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग ठीक, वो सब के सब आपके पीएफ एक्ट के तहत ही हैं। हाँ, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड द सीलिंग फॉर कंट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 ईपीएफ and the Employees Provident Fund and the Miscellaneous Provision Scheme 1952 EPF scheme from dash to dash with effect from 1st September 2014। यानी कि केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट यानी कि विविध प्रावधान अधिनियम 1912 ठीक, और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि वही कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान योजना 1952 ईपीएफ स्कीम के तहत जो योगदान की सीमा है वो कितने से कितने रुपए तक कर दिया गया है। याद रखिएगा ईपीएफ में और मिसलेनियस प्रोविजन फंड एक्ट में जो आपका योगदान की सीमा है, जो दान की कंट्रीब्यूशन की लिमिट है, उसको कितने रुपए से कितने रुपए तक कर दिया गया है, जो आपका 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ है। 5,000 से 12,000 रुपए तक,
6500 से 15,000 रुपये तक, या फिर 6500 से 13,000 रुपये तक, या फिर 7500 से 15,000 रुपये तक। तो इसका आंसर देखिए बनेगा बी वाला, 6500 से 15,000 रुपये तक का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 6500 से 15,000 रुपये तक का कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएफ और मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट में जाता है। ये क्वेश्चन तो देखिए बच्चों वाला है। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि जीएसटी जो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब से इफेक्ट में आया? 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2018 या 1 जुलाई 2017? तो सब जान रहे हैं 30 जून की रात के 12 बजे जीएसटी अनाउंस हुई थी, जो 1 जुलाई को लागू हुआ था, यानी कि 1 जुलाई 2017। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में देखिए जीएसटी कब लागू हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। 1 अगस्त 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 जनवरी 2018 को, या 8 जुलाई 2017 को? तो याद रखिएगा जीएसटी जो आपका जम्मू कश्मीर में अप्लाई हुआ था वो 8 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर जीएसटी वॉज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस में जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया था? 18th अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट, 122 अमेंडमेंट, या नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशंस में जीएसटी के लिए आपका 101 अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। As a result of constitution amendment for GST, a separate list has been inserted in the constitutions। ठीक, तो देखिए जब हम लोगों ने 101 अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो उसमें देखिए एक सेपरेट लिस्ट डाली गई जीएसटी के लिए। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 246 से, आर्टिकल 146 बी, आर्टिकल्स 122 सी, या आर्टिकल्स 101 बी? तो याद रखिएगा जो ये लिस्ट डाली गई है कॉन्स्टिट्यूशंस में जीएसटी के लिए वो आर्टिकल 246 ए है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड टैक्स कास्केडिंग, टैक्स पायरामाइडिंग, टैक्स इवीजन, या इनडायरेक्ट टैक्सेस? यानी कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, याद रखिएगा जब टैक्स के ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे तो उस टैक्स उसको क्या कहा जाता है? जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए देखिए जीएसटी लाया गया था ताकि टैक्स कास्काडिंग से बचा जा सके। टैक्स कास्काडिंग का मतलब होता है जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो उसको टैक्स कास्काडिंग कहा जाता है। याद रखिएगा जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तब उसको टैक्स कास्काडिंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रिफर्स टू एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स, कॉस्ट प्लस टैक्स प्रॉफिट, टैक्स प्लस प्रॉफिट, टैक्स प्लस प्रॉफिट। तो याद रखिएगा जीएसटी में वैल्यूएशन एडिशन का मतलब होता है आपका एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। याद रखिएगा जीएसटी में वैल्यू एडिशंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। यूटी जीएसटी यानी कि आपका यूनियन टेरिटरी जीएसटी इज एप्लीकेबल व्हेन, यानी कि यूटी जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा? सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, गुड्स आर परचेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सोल्ड फ्रॉम वन यूटी टू अनदर यूटी, या देयर इज इंटरशिप सप्लाई। ठीक, तो जल्दी से इसका आंसर करिए आपका यूटी जीएसटी कब एप्लीकेबल होगा? तो ये याद रखिएगा जब हम लोग कोई भी सामान यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से सेल किया जाएगा तब वहाँ पे आपका यूटी जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में आप लोग कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो देखिए दिल्ली एक क्या यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे देखिए आप एस जीएसटी ना भर के, ना ही आप वहाँ देखिए एस जीएसटी भरेंगे, ना ही आप वहाँ पे सी जीएसटी भरेंगे, वहाँ पे आप भरेंगे यूटी जीएसटी। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब एप्लीकेबल होता है? क्लियर? तो सोल्ड इन यूनियन टेरिटरी, सोल्ड फ्रॉम वन जीएसटी डीलर टू अनदर जीएसटी डीलर, सोल्ड विद इन अ स्टेट, या देयर इज इंटर स्टेट सप्लाई। तो याद रखिएगा इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विसेज टैक्स कब एप्लीकेबल होगा आपका? जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा। याद रखिएगा इंटर स्टेट सप्लाई के तहत आपका इंटीग्रेटेड गुड्स यानी कि जिसको हम लोग आईजीएसटी बोलते हैं, आईजीएसटी आप लोग जानते होंगे, आईजीएसटी अप्लाइड होगा। यानी कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यापार करेगा, याद रखिएगा जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपका महाराष्ट्र के साथ व्यापार कर रहा है
तो वहाँ पे देखिए जो जीएसटी चार्ज होगा वो आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो उसी को बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यापार करता है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट बिजनेस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए आपसे क्या कह रहा है। SGST इज एप्लीकेबल व्हेन, SGST हो या CGST हो, याद रखिएगा दोनों, SGST हो या CGST हो, ये दोनों आपसे एक ही जगह अप्लाई होता है। कब? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। याद रखिएगा, जब क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, मतलब कि विद इन द स्टेट होगा, वो आपका क्या बोलते हैं वहाँ पे SGST और CGST लगेगा। तो यानी कि गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट, ये देखिए आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, ये इंटर स्टेट है, इस पे मत मार दीजिएगा आप लोग। इंटर स्टेट का मतलब अभी देखिए हम यहाँ समझाए हैं आप लोग से। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ व्यापार करता है तो उसको इंटर स्टेट कहा जाता है। लेकिन जो इंट्रा स्टेट होता है, याद रखिएगा, इंट्रा स्टेट, इसका मतलब होता है विद इन द स्टेट, यानी कि उसी स्टेट के अंदर व्यापार करना। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज्ड इनटू जीएसटी। पहले याद रखिएगा जीएसटी में कुल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल किया गया था। जीएसटी में कुल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल करके जीएसटी बनाया गया था। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी में कौन सा टैक्स शामिल नहीं है। तो सबसे पहला आपका काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी या परचेस टैक्स। तो याद रखिएगा जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो आपका जीएसटी का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशंस विच इज, यानी कि ऐसी कंडीशंस, यानी कि ऐसी शर्त जो शर्त है। ठीक, ऐसी शर्त जो एक शर्त है वो कौन सी शर्त है? एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखिएगा कंडीशन इज ए स्टिपुलेशंस, एक कंडीशंस आपकी एक स्टिपुलेशंस होगी जब एसेंशियल्स टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंशियल पर्पज होता है। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशंस। 68 देखिए आपसे क्या कह रहा है। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स ओनली विथ गुड्स विच आर डैश इन नेचर्स, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखिए किस टाइप के गुड्स में आपका डील करता है? इमूवेबल, मूवेबल, स्पेसिफिक या ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका जो क्या बोलते हैं डील करता है वो हमेशा मूवेबल गुड्स में करता है। 69 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। गुड्स दैट आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड डैश गुड्स, यानी कि ऐसा कौन सा गुड्स है जो बेचते समय, सेल करते समय क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसको किस टाइप का गुड्स कहा जाता है? स्पेसिफिक, अनसर्टेन, क्लियर गुड्स या बोथ ए एंड बी। तो यानी कि याद रखिएगा ऐसे गुड्स जो क्या बोलते हैं बेचते समय आइडेंटिफाई करके मतलब सेल किया जाता है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स कहते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज ए स्टिपुलेशंस विच इज कोलेट्रल टू पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कंडीशंस, वारंटी, गारंटी या कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए बेचते समय इज ए स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कोलेट्रल पर्पज का देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आपका वारंटी के तहत होगा। इसमें क्या होगा, सामान कोई बेचा जाएगा तो वहाँ पे देखिए जो सेलर होता है वो कहता है ना कि हम आपका सामान 1 साल 2 साल के लिए रिपेयर करा देंगे, तो वही आपका देखिए आपका स्टिपुलेशंस होता है। तो वारंटी की स्टिपुलेशंस है जो कोलेट्रल टू द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। 71 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि किस कॉन्सेप्ट के तहत ये कहा जाता है कि लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि ग्राहक सावधान हो जाओ। इंफॉर्मेशन सेंटर, यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिसेस, कैवेट एम्प्टर या बायर किंगडम। ठीक, तो देखिए आपका कैवेट एम्प्टर के तहत ये कहा जाता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि ग्राहक सावधान हो जाओ। 72 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। डैश एंड डैश आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में कौन सी 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है? सेलर एंड बायर, एजेंट एंड प्रिंसिपल्स, कस्टमर एंड सेल्समैन या कस्टमर एंड सप्लायर। तो याद रखिएगा सेलर और बायर होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। इट इज अ स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज। ठीक,
तो यह देखिए एक मानक नियम है, स्टैंडर्ड रूल्स है, दैट रिस्क फॉलोज सेलर बायर प्रॉपर्टी और पोजीशन। तो ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी पे हमेशा रिस्क रहती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इन्फोर्स इन द ईयर, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब आपका इन्फोर्स हुआ, तो ये याद रखिएगा 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी मनी, गुड्स, इमूवेबल गुड्स या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए जो सब्जेक्ट मैटर होता है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल्स गुड्स में, वह कौन सा होता है, पैसा होता है, गुड्स होता है, इमूवेबल गुड्स होता है या ऑल ऑफ द एबव होता है। तो क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर था सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेल्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो देखिए गुड्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका जो सब्जेक्ट भी होगा वो क्या होगा, गुड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अब सेल्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज A/N कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, जब कोई सेल्स हम लोग गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जब कोई सेल्स करते हैं हम लोग, तो वह सेल्स किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, यानी कि ये गुड्स सेल्स द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जब भी कोई सेल्स होगा तो वह सेल्स आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेड या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत जब भी कोई सेल्स होता है तो उसको हम लोग एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, इन सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक्स प्लेस। ओके, यानी कि बिक्री में, सेल्स में, ठीक, जब आपका क्या बोलते हैं विक्रेता से क्रेता को माल या संपत्ति का हस्तांतरण होता है। याद रखिएगा, जब आपका विक्रेता से क्रेता को माल या संपत्ति का आपका हस्तांतरण होता है तो वह क्या कहलाता है, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएटली, इन अ फ्यूचर डेट या बोथ A and B। तो याद रखिएगा एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सामान हम लोग बेच देंगे, कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो गया, और ये देखिए इमीडिएटली होता है तो इसीलिए बोथ A and B विल बी करेक्ट। 78 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, 78 in agreement to sell the transfer of property in goods from the seller to the buyer take place। ओके, किसी एग्रीमेंट में जब हम लोग ये कह देते हैं कि हाँ एक प्रॉपर्टी है उसको सेलर से बायर को ट्रांसफ़र करना है, तो ये कब हो जाता है, एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएटली, इन अ फ्यूचर या बोथ B and C। तो याद रखिएगा एग्रीमेंट की बात हो रही है, एग्रीमेंट यानी कि अभी काम हुआ नहीं, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। ठीक, जो भी गुड्स आपका ट्रांसफ़र होगा वो अभी नहीं होगा, वो पहले गुड्स प्रिपेयर हो जाएगा तब होगा। तो यानी कि ये देखिए इन अ फ्यूचर डेट में होता है। याद रखिएगा जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन होगा सेल के लिए, ठीक, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे गुड्स के रूप में फ्रॉम सेलर टू द बायर, वो एक फ्यूचर डेट में होता है। याद रखिएगा एग्रीमेंट तो तुरंत हो जाता है बट गुड्स का ट्रांसफ़र हम लोग का फ्यूचर में होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रेडमार्क, गुडविल, मनी या वाटर। तो जल्दी से आंसर करिए इसका कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कौन सा प्रॉपर्टी आपका कौन सा ऐसा इन चारों में से सब्जेक्ट है जो मैटर नहीं करता है। तो याद रखिएगा जो मनी होगा वो कभी भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है, क्योंकि मनी देखिए कैश फॉर्म में होता है और कैश इसका एक्सेप्शन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड, यानी कि मूवेबल गुड्स में देखिए कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है, गैस, ग्रोइंग क्रॉप्स, इलेक्ट्रिसिटी या मनी। तो अभी हम लोग देखिए जो मनी होता है वो कभी भी आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, और वो मूवेबल गुड्स के तहत भी नहीं होता, इसीलिए मनी। ऐसा तो है नहीं आप पैसा देके पैसा खरीदते हैं, कभी ऐसा सुने कि पैसा देके पैसा खरीदा जाए, मनी के बदले मनी, तो इसीलिए ये मूवेबल प्रॉपर्टी के तहत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, द गुड्स मस्ट बी डैश गुड्स फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। ठीक, असर्टन, अनअसर्टन, फ्यूचर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए बन जाएगा असर्टन, क्योंकि एक असर्टन गुड्स ही हमेशा क्या बोलते हैं गुड्स बनता है जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ गुड्स। 82 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली बी डैश, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नेसेसरली बी सेल्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज या गुड्स। तो देखिए क्वेश्चंस में ये आंसर था द सब्जेक्ट मैटर ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरीली बी, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर बन जाएगा सेल्स। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अ कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स मस्ट बी ओनली गुड्स, इमूवेबल ओनली, प्राइस या परचेस। तो जो कंसिडरेशंस होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के तहत, वह क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए या एक मूवेबल ओनली होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए या परचेज होना चाहिए। तो सब जानते हैं सामान के बदले पैसा, क्योंकि बार्टर सिस्टम तो हमारे इंडिया में चलता नहीं है, पहले चलता था ये एंशियंट टाइम में, तो इसीलिए इसका आंसर देखिएगा प्राइस, क्योंकि जब भी कोई सामान बेचेंगे तो उसके बदले हम लोग प्राइस उसका लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर द डैश ऑफ गुड्स इन द पर्पज ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, प्रॉपर्टी, पोजीशन, वैल्यू या यूजेस। तो देखिए जब हम लोग किसी गुड्स के ट्रांसफ़र करने को या अग्री करते हैं कि हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे, समझ रहे हैं, या तो ट्रांसफ़र कर दीजिए या अग्री करेंगे कि हम आपको भविष्य में ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या ट्रांसफ़र करने की बात होती है, तो याद रखिएगा पोजीशन ट्रांसफ़र करने की बात होती है, उसके अधिकार, उसका मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अ सेल इज ए डैश कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग कोई भी सामान बेचते हैं वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इम्प्लाइड, एग्जीक्यूटेड, अग्रीड या एग्जीक्यूटरी। तो अभी ऊपर हम लोग देखें जो सेल्स होता है वो एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, व्हेन डिड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आपका लागू हुआ था। तो ये देखिए आपका जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 मार्च 1882 को। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which section of the Negotiable Instrument Act 1881 deals with partially failure of consideration not consisting of money? ओके, तो फेलियर से संबंधित क्वेश्चन है, पार्शली फेलियर से संबंधित क्वेश्चन, याद रखिएगा सेक्शन बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पार्शली फेलियर ऑफ कंसिडरेशन जो आपका मनी कंसिस्ट ना करता हो, तो ये किस सेक्शंस में डिफाइंड है, तो याद रखिएगा सेक्शन 45 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विथ प्रोमिसरी नोट्स, यानी कि कौन सा सेक्शन आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रोमिसरी नोट्स के साथ डील करता है, तो ये याद रखिएगा सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 89 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आपसे, सेक्शन 35 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विथ, यानी कि सेक्शन 35 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का किसके साथ डील करता है, तो ये याद रखिएगा आपका लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक, तो लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु साइनिंग इज प्रोवाइडेड इन सेक्शंस। ठीक, तो ये याद रखिएगा जो आपका लायबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइनिंग की जो बात होगी, इससे संबंधित देखिए जो आपका एक्ट है वो आपका सेक्शन 29 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। 91 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 प्रोवाइड, यानी कि सेक्शन 25 का क्या कहता है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, तो व्हेन अ डे ऑफ मैच्योरिटी इज हॉलीडे, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉयर, एजेंसी, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई ऑफ द चेक। तो याद रखिएगा सेक्शन 25 जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो आपका व्हेन द डे ऑफ मैच्योरिटी इज हॉलीडे, जब ये डिनोट करता है। 92 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, Which section of the Negotiable Instrument Act 1881 deals with rules as to the compensation, यानी कि कंपनसेशन से संबंधित नियम जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में किस सेक्शंस में दिए हुए हैं, तो ये याद रखिएगा सेक्शन 117 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, सेक्शन 18 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विथ, यानी कि सेक्शन 18 देखिए आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 किसके साथ डील करता है, तो ये याद रखिएगा करेगा आपका वेयर द अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर एंड वर्ड्स, वहाँ पे ये डील करता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आपसे क्या कह रहा है अब, विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विथ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ अ होल्डर। ठीक, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कौन सा सेक्शन आपका प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर के तहत डील करता है, तो ये याद रखिएगा आपका सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 95 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। सेक्शन 123 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विथ, यानी कि सेक्शन 123 देखिए किसके साथ डील करता है, तो ये याद रखिएगा चेक क्रॉस्ड जनरली के साथ करता है, मतलब चेक को क्रॉस करने से संबंधित जो अधिनियम होते हैं वो सेक्शन 123 में लिखे हुए हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 96 नंबर देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। व्हेन डिड फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 केम इनटू फोर्स, यानी कि फेमा एक्ट 1999 कब लागू हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1 जून 2000 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ओके अमंग रेसिडेंट ऑफ द सेम कंट्री, बिटवीन रेसिडेंट ऑफ 2 कंट्रीज ओनली, बिटवीन रेसिडेंट ऑफ 2 और मोर कंट्रीज, अमंग रेसिडेंट ऑफ एटलीस्ट 3 कंट्रीज। तो देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस जो होता है वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आपका इन्वॉल्व जो होता है वो बिटवीन रेसिडेंट ऑफ 2 कंट्रीज होना चाहिए। ओके 98 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। अ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ बैंक अब्रॉड इज इट्स, यानी कि जब एक फॉरेन करेंसी अकाउंट एक बैंक द्वारा अब्रॉड में मेंटेन किया जाएगा तो उसको कौन सा अकाउंट कहा जाता है, नेस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट या फॉरेन बैंक अकाउंट, तो याद रखिएगा इसको नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए अब आपसे क्या कह रहा है। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजेस आर ऑथराइज टू अंडरटेक, चेंजेस नहीं होना चाहिए, चार्जेस होना चाहिए, याद रखिएगा ये चार्जेस होगा। ठीक, तो फुल फ्लेज्ड मनी चार्जेस आर ऑथराइज टू अंडरटेक ओनली सेल्स ट्रांजेक्शंस, ओनली परचेज ट्रांजेक्शंस, ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन या परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ट्रेवलर्स चेक्स। तो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजेस ही होगा एक्चुअली, चार्जेस नहीं होगा। मुझे लगा यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात आई थी इसलिए चार्जेस हो जाएगा, लेकिन यह चेंजेस ही होगा। ठीक, तो चेंजेस आर ऑथराइज टू अंडरटेक, तो ये याद रखिएगा परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ट्रेवलर्स चेक। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 बिजनेस लॉ का। द मार्केट फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट आर नॉट फुल्ली ऑपरेशनल अंडर, ठीक, floating exchange rate system, speculative attack on the market, fixed exchange rate system या current regulation of IMF। तो the market force influencing the exchange rate are not fully operational under फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत होता है, क्योंकि ये देखिए फिक्स्ड होता है तो इसको देखिए चेंज करने की नौबत ही नहीं आती, इसीलिए इसका आंसर सी बनेगा। ओके, तो देखिए हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चंस निपटा लिए, अपने कुल 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसका लिए हम लोग देखिए यहाँ पे उपस्थित थे। आप सब जान रहे हैं कि क्या बोलते हैं CUET के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, सब CUET का पेपर आप लोगों का 2 सितंबर को ही है, 2 सितंबर को ही आपका MCOM का एग्ज़ाम है। उसी से संबंधित देखिए मैंने आज से ये इंपॉर्टेंट क्लासेस शुरू की है आपके लिए, जिसमें एक दिन में एक यूनिट खत्म करेंगे। आज देखिए हम लोगों ने बिजनेस लॉ के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ठीक, उसके ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इवन, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो कल मैनेजमेंट के क्वेश्चन लेके मैं अवेलेबल होंगे आपके पास, तब तक इससे आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और इसकी PDF के लिए आप लोग जैसे कि नीचे देखिए डिस्क्लेमर हो रहा है, वहाँ पर आप लोग पढ़ के फिर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।